हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आज हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है साउंड है वो पढ़ रहे थे, तो हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लास्ट क्लास में ये पढ़ रहे थे कि आपका नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, यानी आपका ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो आपकी ध्वनि प्रदूषण होती है उसकी क्या क्या हानियां होती है, यानी किस तरीके से वो एक मानव शरीर को किस तरीके से प्रभावित करता है या उसकी वजह से हमें किस तरीके से अलग अलग परेशानियों का और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि हम किस तरीके से अपने आसपास जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसे कम कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जो नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होती है, यानी ऐसे उद्योग जहां से आपकी ध्वनि निकलती है। ठीक है, जहां से नॉइस निकलता है या शोर निकलता है, ऐसे इंडस्ट्रीज को यानी ऐसे उद्योगों को जो ऐसी जगह पे स्टैब्लिश करना चाहिए या ऐसी जगह पे इनको लगाना चाहिए जो कि रेजिडेंशियल यानी आवास, जो आपके जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसी जगहों से जो दूर रहे। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था, नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरिया, यानी हमें जो उद्योग हैं, ठीक है, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, यानी फैक्ट्रीज जो होती हैं आपकी, फैक्ट्रीज को कहाँ लगाना चाहिए, आवासीय क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए। ठीक है, उसके दूर स्थापित करना चाहिए, यानी जो आपके रेजिडेंशियल एरिया होते हैं जहां लोग रहते हैं ऐसी जगह से हमें इनको दूर लगाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, यानी कि जो आपके स्वचालित वाहन होते हैं यानी जो आपकी गाड़ियां होती है, ठीक है, जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, ऐसी गाड़ियों की जो हॉर्न है, ठीक है, जो आपके हॉर्न होते हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए, यानी जो आपका हॉर्न होता है उसका, ठीक है, जो आपका हॉर्न होता है उसका यूज या उसका उपयोग मिनिमाइज करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके टीवी होते हैं या म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह होते हैं, यानी जो आपके टेलीविजन टीवी होते हैं और जहां से आप संगीत सुनते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम से आपको क्या मिलता है, संगीत, आप संगीत सुनते हैं म्यूजिक सिस्टम से, जिसे हम संगीत निकाय कहते हैं। ठीक है, इनकी जो ध्वनियां होती है यानी इनकी जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, यानी जो इनकी ध्वनियों की प्रबलता होती है, क्या होती है, ध्वनियों की जो प्रबलता होती है उसको क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी आपको जो साउंड होती है, ठीक है, जो भी आपको साउंड मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, आपके टेलीविजन से मिल रही है, आपके म्यूजिक सिस्टम से मिल रही है, जो ये साउंड्स होती है या ये ध्वनियां होती है ये भी आपके नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। तो आप जब भी टीवी और जो आपके म्यूजिक सिस्टम होते हैं यानी संगीत निकाय होते हैं, इनका जब भी आप यूज करें या उपयोग करें तो इनका जो वॉल्यूम है यानी जो इनकी ध्वनि की प्रबलता है यानी वॉल्यूम जो है उसका यूज कम करें, यानी आपको वॉल्यूम कम करके रखना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग साइड ऑफ द रोड, यानी जो आपको जो पेड़ पौधे होते हैं उनको आपको सड़कों के किनारे लगाना चाहिए, ताकि आपका जो ध्वनि प्रदूषण की हानिकारक प्रभाव है यानी जो आपके इफेक्ट्स है, हार्मफुल इफेक्ट्स है किसके, नॉइस पोल्यूशन के, वो कम किए जाए। बेसिकली जब हम
सड़कों के किनारे, ठीक है, सड़कों के किनारे जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी गाड़ियां होती है, ठीक है, जो आपकी गाड़ियां होती हैं वो सड़कों में चलती है और वो बहुत सारी आवाजें निकालती है। जैसे गाड़ी के चलने की वजह से भी आपकी आवाजें आती है, आप हॉर्न बजाते हो उससे भी आवाजें आती है। तो जब आप जो सड़क है, सड़क के किनारे हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो अननेसेसरी, ठीक है, ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, या हमें जो इफेक्ट कर रही है, हमें मतलब हमें क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है, ऐसी ध्वनियों को हम कम कर पाएंगे किसकी मदद से, पेड़ पौधों की मदद से। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कहाँ पे, आपके रोड्स के किनारे। और यहाँ और आपको अपने घरों के या बिल्डिंग्स के आसपास भी, जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास भी, यानी जो आपके आवासीय क्षेत्र हैं उनके आसपास भी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि जो आपका ध्वनि प्रदूषण है वो कम हो सके, उसे आप मिनिमाइज कर सके। आशा करती हूँ आपको ध्वनि प्रदूषण समझ में आया होगा और इसकी जो हानियां हैं वो भी समझ में आए होंगे। और जो अब हमने पढ़ा है, यानी हमने क्या पढ़ा है अभी, कि हम किस तरीके से ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है आपका, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर, यानी आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि का संचारित हो सकता है, यानी जो आपकी ध्वनि है वो कहाँ से ट्रैवल कर सकती है, कहाँ से जो ट्रैवल कर सकती है, यानी प्रोपोगेट कर सकती है, चल सकती है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है कि गैसेस से, यानी सिर्फ गैसेस से जा सकती है। दूसरा आपका ऑप्शन है सॉलिड से, यानी ठोसों से, सिर्फ ठोसों में ही जा सकती है, जो आपके ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं उनसे ही जा सकती है। थर्ड आपका ऑप्शन है लिक्विड से, यानी द्रवों से, ठीक है, जो आपके द्रव्य होते हैं उन्हीं से जा सकती है। या आप फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो ये दिया गया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी ठोसों से, द्रवों से और गैसों में से आपको ये बताना है कि जो आपकी साउंड होती है, यानी ध्वनि होती है, वो कहाँ से ट्रैवल कर सकती है। जो आपकी ध्वनि होती है, जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, हमने इसके लिए बहुत सारी 3 एक्टिविटीज भी करी थी, ठीक है। आपने फिर वैक्यूम का भी एक कॉन्सेप्ट देखा था कि वैक्यूम होता है ना। तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी साउंड होती है, यानी जो आपकी ध्वनि होती है, वो कहाँ से ट्रैवल कर सकती है, वो गैसेस से भी ट्रैवल कर सकती है, वो सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकती है, और वो आपके लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है। यानी जो आपका क्वेश्चन 1 है कि जो आपकी साउंड है या आपकी ध्वनि है वो कहाँ से संचारित होती है या कहाँ से चल सकती है, तो बेसिकली जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यानी कि ठोसों से, द्रवों में से और गैसों में से। तो आपका आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी वाक ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, वो न्यूनतम होने की संभावना है। आपको ये बताना है, जो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है,
या आप कह सकते हैं ध्वनि की जो आवृत्ति है वो किसकी होगी। पहला आपका ऑप्शन है बेबी गर्ल यानी छोटी लड़की की। सेकंड आपका ऑप्शन है बेबी बॉय यानी छोटे लड़के की। थर्ड आपका ऑप्शन है अ मैन यानी पुरुष की। और फोर्थ आपका ऑप्शन है अ वुमेन यानी महिला की। तो हमने जो अपनी क्लासेस थी लास्ट क्लासेस में जब हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमने ये समझा था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, आपकी पर सेकंड कितनी आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो पाए, ठीक है, कितनी बार जो साइकिल है वो कंप्लीट हो पाई है एक सेकंड में। हमने ये देखा था कि जब हम बच्चों की आवाज की बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें बड़ों से। पर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो एक महिला होती है और एक पुरुष होता है, इन दोनों में से जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है यानी जो आवाज की या ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा अगर महिला पुरुष में कंपेयर करें तो महिला की होती है। यानी कि जब हमें इस प्रश्न में यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो हमारा इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी अ मैन, जिसे आप कहते हैं पुरुष की। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आपका ऑप्शन, ठीक है, यानी जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आवाज की होगी, पुरुष की, आप कह सकते हैं एक आदमी की आवाज की। अब आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ये आपको बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी जो आपकी ध्वनि होती है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यानी जो आपकी ध्वनि है वो वैक्यूम यानी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। हम जब प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम साउंड का ट्रैवल पढ़ रहे थे कि वो किस किस से ट्रैवल कर सकती है, किस किस से संचरित हो सकती है साउंड या ध्वनि, तो हमने जब पहला हमने एक्टिविटी की थी तो आपने ये देखा था कि आप जब साउंड का कॉन्सेप्ट लेके आप उसके प्रोपगेशन या आप कह सकते हैं उसका ट्रैवल की वो किस तरीके से संचरित होगी, उसमें आपने पहला ऑप्शन क्या देखा था या पहला आपने कॉन्सेप्ट कौन सा देखा था, आपने एयर का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, जिसके लिए आपने एक्टिविटी की थी, आपको याद होगा, जिसमें आपने एक बॉटल को कट करके उसको काट के एक साइड, ठीक है, एक साइड से आपने क्या किया था उसमें हवा रखी थी और दूसरी एक साइड आपने उसमें रबड़ की शीट लगाई थी और दूसरी साइड से आपने उसमें हवा भरी थी, ठीक है, और आपने एक और एक्टिविटी की थी जिसमें आपने क्या लिया था, एक फोन, मोबाइल फोन लिया था जिसे आपने बॉटल में रखा था, ठीक है, आपने किस में रखा था, बॉटल में रखा था, और फिर आपने क्या किया था, उसको फिर आवाज सुनी थी, फिर आपने क्या किया था, उसे अपने मुंह पे रख के आपने उसकी हवा को बाहर निकालने की कोशिश की, उस बॉटल की हवा जो थी या आप एयर कह सकते हैं उसको, ठीक है, और फिर आपने मोबाइल में जो रिंग बज रही थी उसे सुनने की कोशिश की। तो आपको ये पता चला था कि जो मोबाइल का जो घंटी है या रिंग जो बज रही है, ठीक है, जो रिंगिंग टोन है वो कम आपको सुनाई दे रही थी, जिससे आपने वैक्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था यानी निर्वात का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपकी निर्वात होता है यानी जो आपका वैक्यूम होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो साउंड होती है, ठीक है, यानी जो आपकी साउंड होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है यानी संचरित नहीं हो पाती है। यानी जो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आपकी ध्वनि होती है वो आपके निर्वात से संचरित नहीं हो पाती, ठीक है, नहीं हो सकती, ये बिल्कुल क्या है, सही है, यानी आपकी ध्वनि वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो पाती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है,
द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल कहा जाता है। यानी कि क्या कहा गया है इसमें कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, यानी कितने आपके ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यानी कितनी संख्या हो रही है दोलनों की एक सेकंड में, ठीक है, किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में, किसी भी कंपित वस्तुओं में, वो उसका टाइम पीरियड बताती है। क्या बताती है? उसका टाइम पीरियड बताती है। ये आपसे पूछा गया है, क्या ये सही है? आप ये जानते हैं कि जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड की, यानी दोलनों की संख्या प्रति सेकंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यानी जो ये आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की दी गई है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड जो आपको ये लिख के दिया गया है, या आवर्तकाल जो आपको ये लिख के दिया गया है, ये गलत है। इसके जगह आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होना चाहिए। तो आपका जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों, जो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या है? गलत है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती। आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड यानी जो आयाम होता है, वो किस तरीके से आपकी जो ध्वनि है, ठीक है, आपकी जो साउंड है, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। ये आपने देखा था कि अगर आपकी जो ध्वनि है, ठीक है, आपकी जो साउंड है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा? तो आपकी जो साउंड होगी वो लाउड होगी। ठीक है, वो क्या होगी? लाउड होगी। अगर जो आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी है, यानी कंपित वस्तु है, उसके जो एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम है, वो अगर कम होगा तो साउंड आपकी कम, आपको कम साउंड सुनाई देगी, यानी फीबल या मंद साउंड आपको सुनाई देगी। तो जो आपका ये स्टेटमेंट पे ये दिया गया है कि जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, अगर वो ज्यादा है तो जो आपकी ऑब्जेक्ट है, उसकी आपको जो ध्वनि सुनाई देगी वो फीबल या मंद सुनाई देगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी आयाम अगर अधिक है, तो ध्वनि आपकी मंद नहीं होगी, बल्कि तेज आपको ध्वनि सुनाई देगी, यानी आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है, यानी गलत है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर ह्यूमन ईयर्स, यानी मानव कानों के लिए, द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यानी मानव कानों के लिए जो श्रव्यता है, ठीक है, श्रव्यता है, उसका जो रेंज है, ठीक है, उसका जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? जब हम ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, यानी श्रव्य और अश्रव्य साउंड के बारे में या ध्वनि के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी जो आपका मानव होता है, ठीक है, हम जो मानव होते हैं या मानवों के जो कान होते हैं, वो बेसिकली 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से आपका 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज की या फ्रीक्वेंसी की जो आपकी या आवृत्ति की जो ध्वनियां होती है, वही एक मानव सुन सकता है। अगर आपकी जो रेंज है, ठीक है, यानी आप ऐसी साउंड आ रही है जो इस रेंज के बाहर है, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है या फिर आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो ऐसी ध्वनियां यानी ऐसी साउंड हमें सुनाई ही नहीं देंगी। हमने ये समझा था। तो बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन है,
कि जो आपका ह्यूमन ईयर है यानी जो आपका मानव के कान है उसके लिए ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। ठीक है, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी यानी जितनी कम आवृत्ति होगी, ठीक है, कंपन की यानी वाइब्रेटिंग बॉडी की जितनी कम आवृत्ति होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका पिच होगा। पिच होगा यानी तारत्व होगी, यानी कि आपको जो ध्वनि सुनाई देगी वो आपकी कैसी होगी, तीखी ध्वनि सुनाई देगी, या आप कह सकते हैं आपको तीखी सी साउंड सुनाई देगी। क्या ऐसा होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो या आवृत्ति कम हो तो आपकी जो पिच होती है, ठीक है, पिच यानी तारत्व जो होती है यानी जो तीखापन है आवाज का वो ज्यादा होता है। आपने ये पिछले जो आपके टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि किस तरीके से आपका जो आवृत्ति या आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर नेचर ऑफ वॉइस या वॉइस जो आपकी साउंड है, ठीक है, यानी जो ध्वनि है उसका नेचर यानी वो उसकी प्रकृति किस तरीके से डिपेंड करती है। हमने ये समझा था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज की, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पिच होगा। तो यानी कि जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी जो पिच होगी यानी जो आपकी तारत्व होगी वो उतना ही अधिक होगा। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है यानी गलत है। इसकी जगह यहाँ पे होना था कि जितना ज्यादा आपकी कंपन की आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगी, पिच होगी। तो यानी इसमें होना चाहिए था द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, यानी आपका जो ये स्टेटमेंट है ये गलत। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, यानी अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब संगीत, शोर और संगीत वाला टॉपिक पढ़ा था यानी आपने जब नॉइस एंड म्यूजिक वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो आपने ये समझा था कि जो आपकी शोर होता है यानी जो आपका नॉइस होता है बेसिकली वो कैसी साउंड्स होती है, वो ऐसी साउंड्स होती है जिनको आप मतलब जो आप नहीं चाहते हो सुनना या आपको जो सुन के अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जिन साउंड्स को सुन के, जिन ध्वनियों को सुन के आपको अच्छा नहीं लगता है आप उनको क्या बोलते हो, नॉइस या शोर बोलते हो। और ऐसी ध्वनियां, ठीक है, ऐसी साउंड्स जिनको सुन के आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है और आपको बहुत सुकून महसूस होता है या आपका जो माइंड है वो कैसा हो जाता है, वो आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसी साउंड को आप म्यूजिक कहते हैं। यानी कि जो आपका ये स्टेटमेंट है यानी अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, ये आपका जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है। बेसिकली इसमें जो आपका म्यूजिक की जगह आपका क्या आना चाहिए था, नॉइस। ठीक है, यानी संगीत की जगह आपका शोर यहाँ पे आना चाहिए था, तब जाके जो ये आपका स्टेटमेंट है ये सही होता। यानी कि जो आपका ये स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है, यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉइस पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है। आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। जब हमने आपकी जो नॉइस पोल्यूशन था उसके जब हमने हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े थे या हार्म्स या हानियां पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था, लास्ट जो हमारा
जो लाइन थी हमने यही पढ़ी थी कि अगर आप जो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी अगर आप ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, उससे एक्सपोज होते हो, यानी बहुत टाइम तक आप उससे एक्सपोज होते हो, यानी कि आपको डेली, आपको जैसे कि बहुत काफी टाइम तक आपको डेली साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन आपको सुनाई दे रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपके जो सुनने की शक्ति है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो यही इसमें पूछा गया है कि अगर जो नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, जो आपका नॉइस पोल्यूशन है या ध्वनि प्रदूषण है, वो आप पे, आपके अंदर या किसी भी इंसान के अंदर जो उससे एक्सपोज होता है, यानी वो जो उसे डेली शोर ये सब चीजें सुनाई देती हैं, तो क्या उसका जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी उसकी जो सुनने की शक्ति है वो क्या वो कम हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा, यस, यानी ट्रू। अगर आप नॉइस पोल्यूशन या आप डेली नॉइस, यानी रोज जो आप रोज रेगुलरली या डेली जो आप कहते हैं, या आपको डेली आपको नॉइस या शोर सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके जो आपके सुनने की शक्ति है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यानी आपको इसमें जो आपको ब्लैंक्स दिए गए उन्हें आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आपको कितना समय लगेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट को कितना समय लगता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन को, एक दोलन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बेसिकली टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, हमने जब लाउडनेस की बात करी थी, तो हमने जब लाउडनेस का कॉन्सेप्ट समझा था, तो हमने उसमें आयाम या आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड की बात करी थी। तो हमने क्या समझा था कि जितना ज्यादा आयाम होगा, यानी जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा जो आपकी ध्वनि है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उतनी ही ज्यादा जो आपकी साउंड है वो तेज होगी, ठीक है, यानी लाउड होगी। तो जो अगर आप इस स्टेटमेंट को समझें, तो बेसिकली जो इसमें ब्लैंक जो आपको फिल करना है, बेसिकली उसमें क्या आएगा कि जो आपकी लाउडनेस है वो क्या उससे आप क्या समझ सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हैं, बेसिकली आप उसमें एम्पलीट्यूड या जिसे आप क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है, जिसे आप आयाम कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका वाइब्रेशन का जो ये प्रॉपर्टी है, ये आपकी लाउडनेस बताता है कि आवाज की लाउडनेस, यानी ध्वनि की जो लाउडनेस है वो कितनी है। आपका नेक्स्ट जो फिलअप है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी जो आपकी आवृत्ति है उसकी यूनिट क्या होती है, जो आपकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज, क्या होती है, हर्ट्ज होती है आपकी इसकी यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, ठीक है, अवांछित ध्वनियों को क्या कहते हैं। जैसे कि अभी हमने जो आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था कि आपके पास इसी तरीके का एक क्वेश्चन आ रखा था। तो बेसिकली उस समय हमने क्या समझा था कि जो आपकी अनवांटेड साउंड होती है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको आप शोर या नॉइस कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका नॉइस होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, शोर,
ठीक है, नॉइज यानी शोर। The shrillness of a sound is determined by the dash of vibration. जो आपकी shrillness होती है, तीक्ष्णता, ठीक है, यानी तीक्ष्णता, ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो, ठीक है, वो आपकी वाइब्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कंपन की किस जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको शो करता है। तो जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड का जब कॉन्सेप्ट समझा था तो हमने ये समझा था कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है, यानी जितना ज्यादा आयाम होता है किसी भी ध्वनि का, उसकी लाउडनेस, ठीक है, उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा होती है। यानी कि जो आपका यहाँ पे हमने वाइब्रेशन का कौन सी प्रॉपर्टी समझी थी, हमने एम्पलीट्यूड या आयाम की प्रॉपर्टी समझी थी। तो उसी तरीके से जो आपकी ये स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो ध्वनि है उसकी जो तीक्ष्णता है, ठीक है, यानी श्रिलनेस है, वो क्या दिखलाती है, वो वाइब्रेशन की क्या बताती है, पिच, जो आपका पिच का कॉन्सेप्ट होता है वो बताती है, यानी वो आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बताती है, ठीक है। पिच, जैसे कि आपने समझा था कि वॉइस की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, पिच होगी, और आपकी वॉइस उतनी ज्यादा या आपकी ध्वनि उतनी ज्यादा तीखी होगी, ठीक है। सो बेसिकली आपके पिच के कॉन्सेप्ट को समझा था हमने, यानी कि हमने क्या करा था, फ्रीक्वेंसी जो था, फ्रीक्वेंसी जो होगा इसका आंसर होगा, यानी कि जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपकी, यानी जो श्रिलनेस होती है आवाज की, वो किससे आप कौन सी प्रॉपर्टी से डिटरमाइन कर सकते हैं, आपकी कंपन की, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का फिफ्थ क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास क्या है, अ पेंडुलम, एक पेंडुलम है, ठीक है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपको एक पेंडुलम दिया गया है और कहा गया है कि ये ऑसिलेट करता है, यानी दोलन करता है, कितना, 40 टाइम्स, यानी 40 बार, कितने टाइम पीरियड में, 40 सेकेंड में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालना है, और इसकी क्या निकालनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे के और क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट समझाया और जो क्वेश्चंस करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।